हेलो एवरीवन। तो हमने स्टार्ट की थी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को अटेम्प्ट करने के बाद स्टूडेंट्स के काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक आ रहे हैं। स्टूडेंट्स के टॉपिक वाइज बेसिक क्लियर हो रहे हैं और साथ ही साथ उनके कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर डेवलप हो रहा है। इसी के साथ हमने इंक्लूड किया है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमने 2013 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने यहाँ पर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, तो स्टूडेंट्स को इसमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। उनका आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो गई है, तो अब उनको यहाँ पर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज भी मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही मॉडिफाइड करके मैक्सिमम टाइम पूछ लिया जाता है। तो आज हमने सेल बायोलॉजी टॉपिक लिया है और सेल बायोलॉजी में 2 चैप्टर इंक्लूड हैं, एक तो सेल बायोलॉजी इटसेल्फ और उसके अलावा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो स्टार्ट करते हैं 2013 के क्वेश्चन से। सबसे पहले हम 2013 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 2013 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गोल्जी सम्मिश्र प्रमुख भूमिका अदा करता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऊर्जा के स्थानांतरणकारी अंगक के रूप में, दूसरा है ट्रांसलेशन के पश्चात प्रोटीन के स्थानांतरण और लिपिड के ग्लाइकोसाइडेशन में, तीसरा है प्रकाश के अवशोषण तथा उसे रासायनिक ऊर्जा बदल देने में, और चौथा दिया हुआ है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के पाचन में। तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको गोल्जी बॉडी का क्या मुख्य कार्य होता है कोशिका के अंदर वो बता देती हूँ। तो गोल्जी बॉडी की जब हम बात करते हैं, गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य होता है रासायनिक रूपांतरण। रासायनिक रूपांतरण का ये कार्य करता है और इस रासायनिक रूपांतरण को कहते हैं केमिकल मॉडिफिकेशन। केमिकल मॉडिफिकेशन, इस केमिकल मॉडिफिकेशन में गोल्जी काय का कार्य ये होता है कि सेल के अंदर जो प्रोटीन है, सेल के अंदर जो प्रोटीन है और सेल के अंदर जो वसा है जिसे हम लिपिड भी कहते हैं, प्रोटीन और लिपिड, तो इस प्रोटीन और लिपिड का रासायनिक रूपांतरण किया जाता है गोल्जी काई के द्वारा। गोल्जी काई के पास में होती है शर्करा, तो शर्करा के माध्यम से ये इसका ग्लाइकोसाइलेशन कर देता है, इसे ग्लाइकोसाइडेशन भी कहते हैं। तो गोल्जी काई क्या करता है, प्रोटीन के साथ में प्रोटीन का ग्लाइकोसाइडेशन करेगा, इसके साथ में यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को अटैच करेगा, कार्बोहाइड्रेट मतलब शर्करा, इसको यहाँ अटैच करेगा। तो इसके बाद ये बन जाएगा आपके ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, ध्यान रखना कि जब भी हम शर्करा की बात करते हैं तो शर्करा के लिए ग्लाइको का उपयोग करते हैं, ग्लाइको शब्द का, तो इसीलिए यहाँ पे ग्लाइको लग गया प्रोटीन के आगे, तो ग्लाइकोप्रोटीन। उसी तरह से लिपिड का कार्बोहाइड्रेट के साथ में रासायनिक रूपांतरण, तो लिपिड का कार्बोहाइड्रेट के साथ में रासायनिक रूपांतरण गोल्जी काई के द्वारा किया जाएगा, तो ये बदल जाएगा यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड में। इस प्रक्रिया को कहा जाता है ग्लाइकोसाइडेशन। तो ये मुख्य कार्य होता है और इस रासायनिक रूपांतरण के बाद में पैकेजिंग होती है, फिर ट्रांसफर होता है, तो ये कार्य किया जाता है गोल्जी बॉडी के द्वारा। अब इनमें से आप बता सकते हैं कि गोल्जी बॉडी की प्रमुख भूमिका क्या होती है। इसमें पहला लिखा हुआ है ऊर्जा के स्थानांतरण में। ऊर्जा के स्थानांतरण में कार्य किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। फिर इसमें यहाँ पे प्रोटीन के रूपांतरण में, लिपिड के ग्लाइकोसाइडेशन में जो कि सही है, प्रकाश के अवशोषण में तथा उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देने में। ये कार्य किसका होता है, क्लोरोप्लास्ट का होता है, ये आपको पता है। और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के पाचन का कार्य किसका होता है, लाइसोसोम का होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड। अब सेकंड क्वेश्चन, सबसे प्रचुर अंतरकोशिकीय धनायन कौन सा है। तो सबसे ज्यादा कौन सा धनायन पाया जाता है, पहला ऑप्शन है प्रोटॉन, दूसरा है यहाँ पर
पोटेशियम, तीसरा है सोडियम और चौथा है कैल्शियम। तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा पोटेशियम। यह आपको याद करके रखना है, सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। इसी के साथ साथ आपने जूलॉजी में मसल्स का, कि मसल्स किस तरह से कार्य करते हैं, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा पोटेशियम का क्या रोल है, तो इसीलिए ये आपको याद रखना जरूरी है। तीसरा आपको अगेन यहाँ पर चित्र दिया हुआ है और बताना है कि निम्न में से कौन सा अंगक अपने कार्य से सही मिलान यहाँ पे किया गया है। गोल्जी उपकरण ग्लाइकोलिपिडों को बनाना, ये बिल्कुल सही है कि गोल्जी उपकरण का कार्य क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड का बनाना, ग्लाइकोप्रोटीन का बनाना। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि प्रोटीन के आगे ग्लाइको लग गया, लिपिड के आगे ग्लाइको लग गया, तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाने का कार्य किसका है, गोल्जी काय का है। इसे बोलते हैं रासायनिक रूपांतरण। ये मुख्य कार्य तो आपको याद रखने ही रखने हैं। फिर उसके बाद में खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम RER कहते हैं, तो RER प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। हालांकि ये डायग्राम क्लियर तरह से नहीं बताया गया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये किसका डायग्राम है और इसका फंक्शन क्या है। तीसरा दिया है खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ग्लाइकोप्रोटीन को बनाना, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाने का कार्य खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं होता है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाने का कार्य होता है गोल्जी का। गोल्जी कार्य करती है ग्लाइकोप्रोटीन बनाने का। फोर्थ है गोल्जी उपकरण प्रोटीन संश्लेषण, तो गोल्जी उपकरण का कार्य प्रोटीन संश्लेषण का भी नहीं होता। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किसका होता है, प्रोटीन बनाने का कार्य किसका होता है, राइबोसोम का होता है। ध्यान रखना, प्रोटीन को बनाने का कार्य किसका है, राइबोसोम का, और प्रोटीन बनाने के लिए सतह प्रदान करने का कार्य किसका है, RER का, जिसे हम कहते हैं खुरदरी अंतःप्रदेवित जालिका, वह सतह प्रदान करती है। तो अब यहाँ पे देखिए कि आप देख पा रहे हो कि ये केंद्रक है, आपने डायग्राम देखा है, ये केंद्रक है और केंद्रक के यहाँ पे जो झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली यहीं से फोल्डेड होके एक झिल्ली बना रही है। तो ये तो स्पष्ट हो गया हमको कि ये किसका चित्र है, ये है खुरदरी अंतःप्रदेवित जालिका का चित्र है, ये RER का चित्र है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का चित्र है। और इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी होता है क्योंकि डायरेक्टली ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को माइंड में क्लियर रखना कि प्रोटीन को बनाने का कार्य तो राइबोसोम का ही होता है, लेकिन सतह कौन प्रदान करता है, RER। और यहाँ पे मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली ऐसे ही पूछे जाते हैं कि प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, तो आपको आंसर यहाँ पे देना होता है RER। ये कब देना होता है, जब राइबोसोम ऑप्शन में नहीं है। अगर राइबोसोम ऑप्शन में दिया होता तो फिर आप राइबोसोम ही लगाते, लेकिन यहाँ पे राइबोसोम नहीं है, तो फिर आपको प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या लगाना होगा, RER। ये बात आपको क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं। वसा के संश्लेषण का मुख्य स्थल कौन सा है, सिम्प्लास्ट, केंद्रक द्रव्य और RER और SER। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब मैं प्रोटीन की बात करती हूँ तो प्रोटीन के लिए आपके आता है RER, और जब मैं लिपिड की बात करती हूँ तो यहाँ पे आता है SER। बिल्कुल ध्यान रखना कि प्रोटीन कौन बनाएगा, RER। ठीक है, सतह प्रदान करता है, और जब राइबोसोम नहीं है तो आपको यही ध्यान रखना है कि RER ही बनाता है। ठीक है, और SER लिपिड बनाता है, और इनका ग्लाइकोसाइलेशन कौन करता है, इनका रासायनिक रूपांतरण कौन करता है, गोल्जी का है। ये ध्यान रखना है कि गोल्जी बॉडी इनका रासायनिक रूपांतरण करता है और लिपिड को बदल देता है ग्लाइकोलिपिड में, और प्रोटीन को बदल देता है ग्लाइकोप्रोटीन में, ग्लाइकोप्रोटीन में। ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाने का काम किसका है, गोल्जी बॉडी का है। ये ध्यान रखना है आपको। आगे चलेंगे। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, मुकुलन में नहीं होता है, गुरु बीजाणु बनाने में, गुरु बीजाणु में नहीं होता है, अर्धसूत्री कोशिका में और कॉनिडिया में। तो अर्धसूत्री कोशिका जो मियोटिक सेल्स होती हैं
उनके अंदर मियोटिक सेल्स के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। गुरु बीजाणु लिखा हुआ है, ध्यान रखना, गुरु बीजाणु बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन, यहाँ पर इसने पूछा है कि अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, तो गुरु बीजाणु में नहीं होता, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है। ध्यान रखिए कि गुरु बीजाणु में नहीं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, इसमें नहीं होता, इसमें होता है। तो आपको ये तो पता ही है, आपने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा है, तो उसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका तो आता ही है, तो वहां पे आपको पता है कि ये 2n होती है। ठीक, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें होता है मियोसिस, तब जाके आपके क्या बनता है, गुरु बीजाणु बनता है। तो ये बात आपको क्लियर हुई, गुरु बीजाणु कैसा होता है, n, और n कोशिका में कभी भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। और दूसरा है कॉनिडिया, तो कॉनिडिया तो अर्धसूत्री विभाजन का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि ये तो अलैंगिक जनन से बनने वाली संरचना है। मुकुलन भी नहीं होगा, तो आपका आंसर थर्ड आ जाएगा। सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों के युग्म द्वारा बनाए गए सम्मिश्र को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने सम्मिश्र की बात की है, सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों के युग्म द्वारा बनाए गए सम्मिश्र को हम क्या कहते हैं। तो इसने यहाँ पे लिखा है युगली, दूसरा है अक्षसूत्र, तीसरा है मध्यवर्ती पट्टी और चौथा है काइनेटोकोर। तो देखिए क्या कहा जाता है जब यहाँ पर इसको साइनेप्स, इसको हम कहते हैं साइनेप्स इन इंग्लिश में कहते हैं साइनेप्स, और इसे यहाँ पर समजात गुणसूत्रों के मध्य, जो समजात गुणसूत्र होते हैं, जैसे ये समजात गुणसूत्र है, तो इनके मध्य साइनेप्स का फॉर्मेशन होता है, इनके मध्य होता है, और इसे हम कहते हैं युगली, इसे हम कहते हैं युगली। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, चित्र में कोशिका विभाजन की अवस्था दर्शाई गई है, अवस्था की सही पहचान और उसकी सही विशिष्टता को चुनिए। पहला लिखा हुआ है कोशिका द्रव्य विभाजन हो रहा है और कोशिका पट्टी बन जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों संतति कोशिकाओं में वितरित हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस तरह से यहाँ पे मार्जिन्स भी दिखाया गया है और अलग अलग कोशिका होते हुए दिखाई दे रही है। फिर भी हम देखेंगे और भी, अंत्यावस्था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और केंद्रिका अभी दोबारा नहीं बनते, ये गलत है। अंत्यावस्था केंद्रीय आवरण दोबारा बन जाता है, गोल्जी सम्मिश्र भी दोबारा बन जाता है। तो डायग्राम से ये चीज तो स्पष्ट है कि ये अंत्यावस्था का डायग्राम है, टीलोफेज का डायग्राम है, और टीलोफेज में क्या होता है कि प्रोफेज का ठीक उल्टा होता है टीलोफेज। प्रोफेज जब आप पढ़ते हैं तो प्रोफेज में आपको पता है कि जो झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली, वो हट जाती है, जो जितने भी कोशिकांग हैं वो सब यहाँ से हट जाते हैं। ठीक, लेकिन जब अंत्यावस्था आती है, टीलोफेज अवस्था आती है, तो वो सारी की सारी अवस्थाएं दोबारा आ जाती हैं। जो केंद्रक झिल्ली विलुप्त हुई थी वो दोबारा आ जाती है, जो वहां पर गुणसूत्र थे तो गुणसूत्र क्रोमेटीन थे, तो वो क्रोमेटीन मतलब जो क्रोमोसोम थे तो वापस वो क्रोमेटीन में बदल जाना शुरू होता है। जो धागा होता है गुणसूत्र का धागा, तो वो वापस जो है आपके क्रोमेटीन में बदल जाता है, धागे रूप उलझा हुआ हो जाता है, तो वापस रिवर्स कंडीशन आ जाती है। प्रोफेज का ठीक उल्टा होता है टीलोफेज। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। फोर्थ भी हम देख लेते हैं, परवर्ती पश्चावस्था, गुणसूत्र मध्यवर्ती पट्टी के दूर चले जाते हैं और गोल्जी सम्मिश्र नहीं होता, तो ये गलत है। नेक्स्ट है अब 2014 के क्वेश्चंस, जीवाणुओं में सूत्रकणिका का कार्य कौन निभाता है। जीवाणुओं में सूत्रकणिका का कार्य कौन निभाता है, केंद्रकाभ, राइबोसोम और कोशिका भित्ति और मध्यकाय। सूत्रकणिका का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए, सूत्रकणिका से मतलब है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका कौन निभाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका निभाता है मध्यकाय। मध्यकाय जिसे हम मीजोजोम कहते हैं। तो यहाँ पर जो जीवाणु होते हैं ये उनकी कोशिका,
इस प्रकार से ये उनकी कोशिका भित्ति है और फिर उनकी ये कोशिका झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली का अंतर्वलन हो जाता है और ये कोशिका जब अंतर्वलित हो जाती है तो इन अंतर्वलन को मीजोजोम कहते हैं और इन्हीं मीजोजोम को कहा जाता है मध्यकाय, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे होते हैं, समवर्ती प्रकार के होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही कार्य करते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा मीजोजोम होता है। और ये कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया गया है प्रीवियस एग्जाम में और अदर एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक ठोस रेखिक साइटोपंजर जिसका व्यास 6 नैनोमीटर है और जो एकल प्रकार के एकलक से बना है, किस नाम से जाना जाता है? तो सूक्ष्म नलिका, सूक्ष्म तंतु और अंतस्तंतु और लैमिन्स। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है सूक्ष्म तंतु। देखिए, सूक्ष्म नलिका की बात करें, सूक्ष्म नलिका जिसे हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल। फिर यहाँ पे बात करें अंतस्तंतु जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट फाइबर, इंटरमीडिएट फाइबर। और फिर आता है सूक्ष्म तंतु, सूक्ष्म तंतु को हम कहते हैं माइक्रोफाइब्रिल, माइक्रोफाइब्रिल। तो ऐसे इंग्लिश में भी याद रखना हमको जरूरी होता है, जरूरी नहीं है कि हम हिंदी में ही याद रखेंगे, हिंदी के साथ साथ हमको इंग्लिश में भी याद रखना होता है। तो सूक्ष्म नलिका को कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल का जो व्यास होता है ये लगभग आपके 25 नैनोमीटर के आसपास होता है, ठीक है, ये मैक्सिमम है। उसके बाद में इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट 10 से 15 के आसपास का होता है। और फिर यहाँ पर सबसे छोटा होता है माइक्रोफाइब्रिल जो कि 6 nm का होता है, 6 नैनोमीटर का होता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखना, ऐसे हर चीज का तो आप नैनोमीटर याद नहीं रख सकते, लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हैं कि नलिका है, नलिका का सबसे ज्यादा है। देखो ये नलिका ऐसे होती है तो इसका सबसे ज्यादा है। तंतु है जो सबसे बारीक है, तो तंतु माइक्रोफाइब्रिल, माइक्रोफाइब्रिल जो कि तंतु जैसा है तो ये सबसे बारीक है। और इन दोनों के बीच का है इंटरमीडिएट, जो कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, इंटरमीडिएट जिसे हम कहते हैं अंतस्थ तंतु, इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो कि ना तो ज्यादा व्यास का है ना बहुत ही कम व्यास का है, इन दोनों के बीच का है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। आगे चलेंगे। जल में रखी गई एक कोशिका का परासरणीय फैलाव मुख्यतः किसके द्वारा नियंत्रित होता है? पहला है सूत्रकणिका, दूसरा है रसधानी, तीसरा है लवक और चौथा है राइबोसोम। तो जल में एक कोशिका रखी हुई है और उसका परासरणीय फैलाव किसके द्वारा नियंत्रित होता है? देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है वैक्यूल का, जिसे हम कहते हैं रसधानी। और आपने तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा भी है कि पादप कोशिका में रसधानी का कितना ज्यादा महत्व है। पादप कोशिकाओं को यदि आप मान लीजिए एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दो, ठीक है, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आप डाल दो तो वो कोशिका की फटती नहीं है। लेकिन अगर आप जंतु कोशिका को डाल देंगे तो जंतु कोशिका हाइपोटोनिक मीडियम में कैसी हो जाती है? फट जाती है। तो यहाँ पे इसको कंट्रोल करने का कार्य होता है रसधानी का। रसधानी कंट्रोल करती है पादप कोशिकाओं को, और ये जो रसधानी होती है इसका काम ही होता है कि यहाँ पे परासरण जो भी दाब होता है उसको मेंटेन करने का काम होता है। तो यहाँ पे आपके आंसर आ जाएगा सेकंड। ध्यान रखना है आपको, ठीक। अब आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तारक केंद्र, पर्णहरित, अंतःकटक, राइबोसोम। देख लेते हैं, ठीक है। सूत्रकणिका में अंतःवलन, सूत्रकणिका में अंतःवलन किसका होता है? ये अंतःकटक जो भी है। थाइलेकोइड दिया हुआ है, न्यूक्लिक अम्ल दिया हुआ है, ठीक। पक्षमाप और कशाबिका और आधार काई दी हुई है। अब इन्हें हमको मैच करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम मैच किस तरह से करेंगे? ए को, ए में क्या आएगा? तारक केंद्र। तो तारक केंद्र जिसे हम कहते हैं सेंट्रिओल, सेंट्रिओल, ठीक है, सेंट्रिओल या सेंट्रोसोम भी कह सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इतना सा अंतर है कि तारक केंद्र सेंट्रिओल है, तारक काय को सेंट्रोसोम कहा जाता है। तारक काय को सेंट्रोसोम कहा जाता है, ठीक है। और इसी तारक काय के अंदर आते हैं तारक केंद्र, ठीक है। मैं बता देती हूँ, यहाँ पे ये 2 तारक केंद्र होते हैं जो कि 90 के एंगल पे होते हैं, इस तरह से या फिर इस तरह से अटैच होते हैं। एक सेकंड,
या तो इस तरह से, या इसको सीधा कर दूं तो भी चलेगा, या इस तरह से, ये इस तरह से 90 के एंगल पे अरेंज होते हैं। ये इन दोनों को मिला के कहते हैं तारक काय, इन दोनों को मिला के कहा जाता है तारक काय। और ये एक तारक केंद्र है, तारक केंद्र है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। तो ये क्या करता है, आधार काय का निर्माण करता है। जब पक्षमाभ है, कशाभ है, तो उसका आधार काय इसी से बनता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है बी में दिया हुआ है पर्णहरित। तो पर्णहरित के अंदर होता है थाइलेकोइड, ये हमको पता है कि पर्णहरित के अंदर क्या होता है, थाइलेकोइड होता है। सी अंतःकटक, तो इसमें ये अंतःकटक जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं, ये होती है सूत्रकर्णिका माइटोकॉन्ड्रिया में, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। राइबोसोम की बात करें, अब राइबोसोम ही बचा है, तो राइबोजाइम है, सॉरी, तो राइबोजाइम इज एंजाइम, राइबोजाइम इज एंजाइम। और ये जो राइबोजाइम, ये एंजाइम है, ये आरएनए का बना होता है। तो ये क्या है, अपने आप में एक न्यूक्लिक अम्ल है। अब आप मैच कर सकते हैं, ए में आ रहा है आपके 4th, बी में आ रहा है आपके 2nd, और सी में आ रहा है आपके 1st, और डी में आ रहा है आपके 4th, तो आपका डी में आ रहा है आपके 3rd। तो अब आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाएगा 1st। ओके, तो इस तरह से मैच करना है। आगे चलते हैं। गतिमान जीवाणु किसके द्वारा गति करते हैं, फिम्ब्रियाई के द्वारा, कशाभिका के द्वारा, पक्षमाप के द्वारा, पिलाई के द्वारा। एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फिम्ब्रियाई की। तो जब भी फिम्ब्रियाई आता है, आप ध्यान रखें, फिम्ब्रियाई सरफेस से अटैचमेंट के लिए होता है, सतह से चिपकने के लिए फिम्ब्रियाई होता है। तो सतह से चिपकने के लिए यहाँ पे फिम्ब्रियाई कार्य करता है, गतिमान के लिए, गति के लिए नहीं। कशाभिका, जो कि कशाभिका बेसिकली गति के लिए होती है, दिशा के निर्धारण के लिए। इस प्रकार से अनड्यूलेटिंग इसका मूवमेंट होता है, और कशाभिका के द्वारा ही दिशा का निर्धारण भी होता है। पक्षमाप, तो पक्षमाप भी गति में सहायता करते हैं, लेकिन पक्षमाप का भी जो मुख्य कार्य होता है यहाँ पर, पक्षमाप को हम यहाँ पे सीलिया भी कहते हैं। तो बेसिकली फिम्ब्रियाई तो इसके पास होती ही है। एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ जो आपको यहाँ पे फोकस करनी है। फिम्ब्रियाई जीवाणु के पास होता है, कशाभिका जीवाणु के पास होती है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है पक्षमाप, इसे कहा जाता है सीलिया। ध्यान देना, सीलिया कभी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता। इस बात का आप ध्यान रखना कि सीलिया कभी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता। सीलिया जिसे हम कहते हैं पक्षमाप, तो ये पक्षमाप हमेशा होता है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पक्षमाप होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पक्षमाप नहीं होते, इसलिए आप ये तो लगाना ही मत। फिर आता है पिलाई, और आपको पता है पिलाई एज ए सेक्स पिलाई के रूप में उपयोग में लिया जाता है, जो कि इनके अंदर होने वाले रिप्रोडक्शन में सहायता करता है। तो अब आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2nd। पौधों में द्वितीय कोशिका भित्ति में क्या होने पर यह प्राथमिक कोशिका भित्ति से भिन्न होती है। द्वितीय कोशिका भित्ति किस प्रकार से प्राथमिक कोशिका भित्ति से भिन्न है। तो देखिए, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, तो हम जानते हैं कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, जनरली सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, हेमीसेलुलोज की बनी होती है, और पैक्टिन की बनी होती है। लेकिन जब द्वितीय कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो यहाँ पे लिग्निन भी होता है, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, तो आपका आंसर आ जाएगा लिग्निन। आगे चलते हैं 14 पे। निम्न में से कौन सा एक कवक कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। निम्न में से कौन सा एक कवक कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली और थाइलेकोइड। तो हमें पता है कि कवक कोशिका के पास में कोशिका झिल्ली भी होती है, केंद्रक झिल्ली भी होती है, कोशिका भित्ति भी बनी होती है जो कि काइटिन की बनी होती है। यहाँ पे कोशिका भित्ति कवकों में काइटिन की बनी होती है, तो लेकिन इनके पास थाइलेकोइड नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्ध स्वायत्त कोशिका अंग है। देखो आप कितने आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सूत्रकर्णिका, राइबोसोम, लयनकाय और मध्यकाय। तो यहाँ पे आ जाएगा सूत्रकर्णिका। और देखिए हम सेल बायो का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात
कि अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देखें तो ऐसा होता है कि किसी चैप्टर से कई बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए, किसी चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चंस पूछ लिए गए, और जहाँ से कोई ऐसी हमको आशंका नहीं है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आ जाते हैं। लेकिन सेल बायोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे ज़्यादा फ्लक्चुएशन कभी देखने को नहीं मिला। ये चैप्टर जैसे जेनेटिक्स है तो ये चैप्टर वैसे ही वेटेज रखता है, इसमें फ्लक्चुएशन आपको देखने को बहुत कम मिलेगा। ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर मिनिमम 6 क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं और फिर मैक्सिमम 8 to 10 क्वेश्चंस तक भी पूछ लिए जाते हैं। इस बार भी आप देखिए कि इस बार जब पेपर हुआ था 2021 में, तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। बॉटनी वाले पार्ट से भी पूछा गया था और जूलॉजी वाले पार्ट से भी सेल बायो के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हमेशा इस चैप्टर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है और हर साल रहता है, एवरेज वेटेज तो इसका रहता ही रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे हम चलेंगे। चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका किसके संश्लेषण का मुख्य स्थल है? पहला है कैल्शियम पैक्टेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है लिपिड और चौथा है कैरोटीनॉइड। तो अभी हमने देखा, जब हम चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका की बात करते हैं, SER की बात करते हैं, जिसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, तो ये लिपिड के संश्लेषण से संबंधित है। ये लिपिड का संश्लेषण करती है। गोल्जी काई की महत्वपूर्ण भूमिका किसमें बनने में होती है? मंड और पर्णहरित में? बिल्कुल नहीं। RNA और tRNA के बनने में? बिल्कुल नहीं। राइबोसोम के बनाने में? नहीं। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। तो आप देखो क्वेश्चन उसी तरह से मॉडिफाइड होके दोबारा यहाँ पे रिपीट हुआ है। इसमें आ जाएगा आपके आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 18, DNA की प्रारंभिक मात्रा 2C है, तो कोशिका चक्र की किस अवस्था में कोशिका में DNA की मात्रा 4C हो जाती है? देखिए आसान सा क्वेश्चन है। जब हम बात करते हैं यहाँ पर सेल साइकिल की, तो सेल साइकिल में इंटरफेज अवस्था होती है, इंटरफेज अवस्था, और इंटरफेज अवस्था में आता है G1, S और G2 अवस्था। G1 अवस्था, S अवस्था, G2 अवस्था और मैं एक को लिख देती हूँ M अवस्था। G1 अवस्था में जैसे कोशिका के अंदर प्रारंभिक मात्रा 2C है, तो आप ये ध्यान रखना ये कोशिका के अंदर DNA की मात्रा है। तो DNA की मात्रा 2C है, तो यहाँ पर S प्रावस्था में आकर ये 4C हो जाती है। S प्रावस्था में आके क्या हो जाती है? 4C हो जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, G0 तथा G1 तथा S। तो यहाँ पे क्योंकि G1 लिखा हुआ है ना, तो G1 में तो कैसी होती है? 2C, और S में कैसी हो जाती है? 4C। इसमें लिखा है DNA की मात्रा 4 स्तर पर रहती है, तो G2 में भी 4C ही रहती है, और इसमें लिखा हुआ है G2 और M। तो सबसे करेक्ट यही है, क्योंकि S प्रावस्था के बाद में चाहे G2 अवस्था आ जाए फिर M प्रावस्था आ जाए, इनमें जो मात्रा है वो 4C ही रहेगी। तो G2 में भी 4C रहेगी और M में भी 4C रहेगी। आप कहेंगे कि ये क्यों नहीं लगाया, तो इसमें तो केवल G2 है ना, तो हमारा करेक्ट, मोर करेक्ट कौन सा है? करेक्ट तो ये भी है, लेकिन मोर करेक्ट कौन सा है? 4th है। और इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें हमको डाउट रहता है कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन जब हम यहाँ पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग करना होता है। उस को हम उपयोग करके क्वेश्चन को आसान से यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसी बेसिस पर यहाँ पे कि मोर करेक्ट कौन सा होगा, उस बेसिस पर हमको क्वेश्चन का आंसर देना होता है। क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका चक्र के S प्रावस्था में क्या होता है? प्रत्येक कोशिका में DNA की मात्रा दुगनी हो जाती है, प्रत्येक कोशिका में DNA की मात्रा वही रहती है और गुणसूत्र की संख्या अधिक हो जाती है। देखो संख्या कभी अधिक नहीं होती, यहाँ पे मात्रा में वृद्धि होती है, संख्या में वृद्धि नहीं होती। प्रत्येक कोशिका में DNA की मात्रा आधी रह जाती है। तो अब आपका आंसर क्या आ गया? फर्स्ट आ गया। रिकॉम्बिनेज एंजाइम अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में आवश्यक होता है? स्थूल पट, युग्म पट, द्विपट और पारक्रमित। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके स्थूल पट। स्थूल पट में रिकॉम्बिनेज एंजाइम अर्धसूत्री विभाजन की अवस्था में इसकी आवश्यकता होती है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अंत्यावस्था में केंद्रक कला का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि टीलोफेज अवस्था जब आती है तो इसमें केंद्रक झिल्ली का निर्माण होना वापस शुरू हो जाता है। पूर्वावस्था में सहसूत्र अलग अलग होते हैं, ये गलत है। मध्यावस्था में सहसूत्रों का संघनन प्रारंभ होता है, ये भी गलत है। पश्चावस्था में गुणसूत्र तर्कु मध्य रेखा की ओर चले जाते हैं। इसमें लिखा है कि पश्चावस्था में गुणसूत्र तर्कु मध्य रेखा की ओर, तर्कु मध्य रेखा की ओर चले जाते हैं। तो ये मध्य रेखा की ओर कब जाते हैं? मध्यावस्था में। उसी तरह से यहाँ पे लिखा है मध्यावस्था में सह अर्धसूत्रों का संघनन प्रारंभ होता है। संघनन कब प्रारंभ होता है? तो ये प्रोफेज अवस्था में ही संघनन की शुरुआत हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। पूर्वावस्था में सह अर्धसूत्र अलग होते हैं, ये स्टेटमेंट भी आपके गलत है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट। अब 2015 के क्वेश्चंस हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। पहला है केंद्रकीय आवरण व्युत्पन्न होता है। केंद्रकीय आवरण का व्युत्पन्न क्या है? रुक्ष अंतःप्रदेवित जालिका, चिकनी अंतःप्रदेवित जालिका, गोल्जी सम्मिश्र और सूक्ष्म नलिका। हमेशा आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर केंद्रक है और केंद्रक में दो झिल्लियां हैं, एक तो बाह्य झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली। तो केंद्रक की जो बाहर वाली झिल्ली है उसी से ही अंतःप्रदेवीय जालिका आगे जाके कंटिन्यू होती है और फिर ये कोशिका झिल्ली तक कंटिन्यू बनी रहती है। तो ये केंद्रकीय आवरण किसका व्युत्पन्न होता है? ये व्युत्पन्न होता है अंतःप्रदेवीय जालिका का, ध्यान रखना। तो यह अंतःप्रदेवीय जालिका और उसमें भी कौन सी? खुरदरी अंतःप्रदेवीय जालिका का ये व्युत्पन्न है। क्वेश्चन नंबर 23, हरित लवक में चपटे झिल्ली नुमा कोशों के व्यवस्थित चट्टानों को क्या कहा जाता है? पहला है स्ट्रोमा, दूसरा है क्रिस्टी, तीसरा है ग्रेना और चौथा है स्ट्रोमा लेमिली। तो यहाँ पर इस झिल्ली नुमा कोशों के व्यवस्थित चट्टों को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ग्रेना। स्टेक्स ऑफ द थाइलेकोइड, तो थाइलेकोइड की जो स्टेक्स हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसमें डीएनए अनुपस्थित होता है? सूत्रकर्णिका में इसका खुद का डीएनए होता है, हरित लवक में इसका खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम में डीएनए नहीं होता। ये कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम, जिसके पास में डीएनए नहीं होता है। केंद्रक के पास में खुद का डीएनए होता है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? थर्ड। फिर 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युग्मों में से सही सुमेलित कीजिए। खुरदरी अंतःप्रदेवीय जालिका वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण करती है, ये गलत है। चिकना अंतःप्रदेवीय जालिका फॉस्फोलिपिड का ऑक्सीकरण करती है, ये भी गलत है। चिकनी अंतःप्रदेवीय जालिका लिपिड का संश्लेषण करती है, बिल्कुल सही है। खुरदरा अंतःप्रदेवीय जालिका ग्लाइकोजन का संश्लेषण करती है, ये भी गलत है। तो अब आपका आंसर क्या हो गया? थर्ड। थर्ड आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट मैच कर रहे हो। आप देख रहे हो कि यहाँ पे अंतःप्रदेवीय जालिका से सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से पूछे जाते हैं, हर साल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से एक क्वेश्चन बनता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आता है? अंतःप्रदेवीय जालिका आती है, गोल्जिकाय आता है, लाइसोसोम आती है, वैक्यूल आते हैं और इनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट है साइटोक्रोम पाए जाते हैं लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली पर और माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पर। तो आपने तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र आप पढ़ चुके हैं और इसके बाद में आपको ये भी क्लियर हो गया कि साइटोक्रोम कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन के अंदर और ये कई बार रिपीट भी हुआ है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा फोर्थ। प्राक केंद्रकों में निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतस्थ पिंड नहीं पाया जाता? यहाँ पर प्राक केंद्रकों की बात हो रही है, तो इसमें कौन सा अंतस्थ पिंड नहीं पाया जाता? पहला है पॉलीजोम, दूसरा है फॉस्फेट कण और तीसरा है साइनोफाइसियन कण और चौथा है ग्लाइकोजन कण। तो ये आप मान के चलिए कि जब भी हम प्राक केंद्रकों की बात करते हैं तो इसमें पॉलीजोम नहीं होता है और पॉलीजोम से क्वेश्चन भी बन चुका है। ये भी ध्यान रखना कि पॉलीजोम से भी क्वेश्चन आ चुका है।
पोलिसोम क्या होता है? तो पोलिसोम यहाँ पर ये आरएनए है और इस एमआरएनए पे कई सारे राइबोसोम हैं, तो इस संरचना को हम कहते हैं पोलिसोम। और यह प्राक केंद्रकों में नहीं है, अंतस्थ पिंड नहीं पाया जाता। ये पोलिसोम जो है अंतस्थ पिंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, वे गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु एक सिरे के समीप होता है उन्हें क्या कहा जाता है? एक सिरे के समीप, तो एक सिरे के समीप है तो इसे हम कहेंगे अग्र बिंदु। देखिए इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में आपको बताऊंगी। आपने सुना होगा मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, ठीक, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक आपने सुना होगा। टीलोसेंट्रिक आपने सुना होगा, टीलोसेंट्रिक, और आपने सुना होगा एक्रोसेंट्रिक। इनको याद कैसे रखना होता है वो मैं आपको बता देती हूँ कि देखो बिल्कुल बीच में है तो मेटासेंट्रिक है, बीच से थोड़ा सा ऊपर है तो सब मेटासेंट्रिक है, और यहाँ पे बिल्कुल टॉप पर है, मतलब टॉप से थोड़ा सा नीचे, टॉप से थोड़ा सा नीचे तो टीलोसेंट्रिक है। और बिल्कुल यहाँ पर आप देखो कि एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक का मतलब, अच्छा बिल्कुल टॉप पर है तो टीलोसेंट्रिक, और टॉप से थोड़ा सा नीचे है तो एक्रोसेंट्रिक। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर बता देती हूँ, बीच में है तो मेटासेंट्रिक, बीच से थोड़ा सा ऊपर है तो सब मेटासेंट्रिक, बिल्कुल टॉप पर है तो ये टीलोसेंट्रिक है, और टॉप से थोड़ा सा नीचे है तो ये एक्रोसेंट्रिक है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे गुणसूत्र बिंदु एक सिरे के समीप है तो इसे हम कहेंगे अग्र बिंदु। आगे क्वेश्चन नंबर 29, किसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है? माइकोप्लाज्मा में, नॉस्टॉक में, एस्परजिलस में, फ्यूनेरिया में। तो हम सबको पता है कि माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास में कोशिका भित्ति नहीं है, ठीक है, और सबसे छोटी ये कोशिका है माइकोप्लाज्मा। मैच करना है, अगेन आपको मैच करना है, और मैच वाले क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं नीट में। इस बार भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मैच वाले ही थे, तो मैच कर लेते हैं। थाइलेकोइड की मैच किससे होगी? क्रिस्टी की किससे होगी? सिस्टर्नी और क्रोमेटिन की किससे होगी? गोल्जी काय उपकरण में डिस्क नुमा स्ट्रक्चर, डिस्क नुमा स्ट्रक्चर किसकी होती है? तो गोल्जी काय उपकरण में डिस्क नुमा स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे सिस्टर्नी की, ठीक है, किसकी होती है? सिस्टर्नी की। फिर यहाँ पे दिया हुआ है डीएनए की संघनित संरचना को क्या कहते हैं? ओह, डीएनए की संरचना को कहते हैं क्रोमेटिन। तो आपके आ जाएगा यहाँ पे बी में फोर्थ, बी में आपके आ जाएगा यहाँ पे बी, नहीं, यहाँ पे डी सेकंड। तो सेकंड का मैच यहाँ पे किससे हो रहा है? सेकंड का मैच हो रहा है डी से, क्रोमेटिन से। आगे यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रोमा में चपटे झिल्ली नुमा कोश। तो स्ट्रोमा में चपटे झिल्ली नुमा कोश, तो इसमें आपके आ जाएगा ए में थर्ड थाइलेकोइड। फिर आगे दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया में अंतर्वलन, तो ये क्रिस्टी आ जाएगा। तो इस तरह से मैच करना है आपको। और अब आपका आंसर देख लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्वलन क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्वलन क्रिस्टी। स्टोमा में चपटे थल्ले झिल्ली नुमा कोश को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम थाइलेकोइड, है ना, स्ट्रोमा पूछा है ना, तो अच्छा, स्ट्रोमा में चपटे झिल्ली नुमा कोश को हम क्या कहते हैं? थाइलेकोइड। तो आपके थर्ड में यहाँ पे क्या आने वाला है? ए, ओके। फिर डीएनए की संघनित संरचना क्रोमेटिन, और गोल्जी उपकरण की डिस्क नुमा संरचना सिस्टर्नी। तो आपका मैच यहाँ पे फोर्थ से हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, जीव द्रव्यक एक कोशिका है, विभाजित होती हुई, कोशिका भित्ति रहित और प्लाज्मा झिल्ली रहित और केंद्रक रहित। तो जब हम यहाँ पे जीव द्रव्यक कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका भित्ति रहित कोशिका को हम जीव द्रव्यक कोशिका कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्राक केंद्र की कोशिका में नहीं पाई जाती? मध्यकाय, प्लाज्मा कला, केंद्रक आवरण और राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में मध्यकाय, मीजोसोम तो होता ही है, प्लाज्मा कला भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, राइबोसोम भी होता है, 78 प्रकार का राइबोसोम, लेकिन केंद्रक आवरण नहीं होता है, ठीक है, केंद्रक आवरण नहीं होता। और इसी आधार पर हमने कोशिका को यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कहा है। वह संरचना जो कुछ जीवाणुओं को चट्टानों या पोषी ऊतक से संयोजी होने में सहायता करती है, क्या है?
मीजोजोम, होल्ड फास्ट और मूलाभास एवं झालर। तो इसे हम झालर कहते हैं और इसे हम फिम्ब्रियाई भी कहते हैं, इसे हम कहते हैं फिम्ब्रियाई। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया क्या होती है? तो प्रकाश तंत्र सेकंड और पीठिका आधात्री और थाइलेकोइड अवकाशिका और प्रकाश तंत्र फर्स्ट। तो पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया कहाँ होती है? प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया का मतलब यहाँ पे डार्क रिएक्शन के बारे में पूछा, और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है? स्ट्रोमा में होती है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेकंड। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक हैं। अंतःप्रदेवी जालिका, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक, अंतःप्रदेवी जालिका, राइबोसोम, केंद्रक। तो राइबोसोम के ऊपर झिल्ली नहीं होती है। लाइसोसोम इसके ऊपर है, गोल्गी इकाई के ऊपर है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास है। केंद्रक के पास है, लाइसोसोम के पास है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास है। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक है ना, तो यहाँ पर लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा एक समान पूछना है, गुणसूत्र के ऊपर नहीं होता, राइबोसोम के ऊपर नहीं होता, तो और यहाँ पर लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन दोनों में से हमको एक आंसर लगाना है, ठीक है, इन दोनों में से एक आंसर लगाना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखें, लाइसोसोम के पास में भी झिल्ली है, गोल्गी इकाई के पास में भी ये पूरी झिल्ली है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास में भी झिल्ली है और यहाँ पे केंद्रक के पास में भी झिल्ली है, लाइसोसोम के पास में भी झिल्ली है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में भी झिल्ली है। तो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हुआ? वैसे तो इसका ये भी आंसर बन रहा है और ये भी आंसर बन रहा है। झिल्ली युक्त कोशिकांग कोशिकीय अंगक हैं। अंतःप्रदेवी जालिका, राइबोसोम, केंद्रक, और लाइसोसोम, गोल्गी इकाई और माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे देखिए अब आपका आंसर क्या आ जाएगा? अगर मोर करेक्ट हम लगाएं तो यहाँ पे सेकंड ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी है और गोल्गी उपकरण जो कि इसमें आता है आपके झिल्ली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, तो लाइसोसोम भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आ रहा है, ये भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आ रहा है। तो मोर करेक्ट इज सेकंड। हालांकि थर्ड भी इसका आंसर है, लेकिन मोर करेक्ट हम इसका सेकंड लगा रहे हैं, क्योंकि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तो पूरा झिल्ली तंत्र में आपके यहाँ पे लाइसोसोम भी आता है और गोल्गी इकाई भी आता है, तो इसलिए मोर करेक्ट के बिहाफ पे हमने सेकंड आंसर लगाया है। बाल्बियानी वलय स्थल है। अब देखिए बाल्बियानी रिंग ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये हमको थोड़ा सा याद रखना है कि बाल्बियानी वलय स्थल कहाँ होता है। पहला ऑप्शन है पॉलीसेकेराइड संश्लेषण के अंदर होता है, या आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण, या फिर लिपिड संश्लेषण, या फिर न्यूक्लियोटाइड संश्लेषण। तो हमें ये ध्यान रखना है सिर्फ कि बाल्बियानी वलय आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण के स्थल पे होता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन झिल्ली से नहीं घिरा है? कौन झिल्ली से नहीं घिरा है? लाइसोसोम ये झिल्ली वाला भाग है, मध्यकाय, मीजोसोम ये झिल्ली से ही बना है, रसधानी ये भी झिल्ली से बना है, और राइबोसोम झिल्ली विहीन है, ठीक है, इसके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती, झिल्ली रहित है ये। तो आपका आंसर आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 38, साइनेप्सिस समजात गुणसूत्र, यहाँ पे सही विकल्प चुनना है। साइनेप्सिस समजात गुणसूत्रों को पंक्तिबद्ध कर देना, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण, एंजाइम रिकॉम्बिनेज की अभिक्रिया, और सेंट्रोमियर पृथक नहीं होते किंतु क्रोमेटिन विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसा किस में होता है? अब सबसे पहले हम बात करें साइनेप्सिस और समजात गुणसूत्रों की पंक्तिबद्ध कर देना, ये किस में होता है? तो अगर यहाँ पे एनाफेज सेकंड दिया हुआ है, जाइगोटीन दिया हुआ है, G2 अवस्था दी गई है, एनाफेज फर्स्ट दिया है, पेकाइटिन दिया है, तो ए में आपके आ जाएगा यहाँ पे सेकंड, ए में आ जाएगा सेकंड। इस जाइगोटीन अवस्था में सिनेप्सिस का और समजात गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? तो आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है G2 प्रावस्था में, ठीक है, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है G2 प्रावस्था में, तो बी में आपके आ जाएगा थर्ड, बी में आ जाएगा थर्ड। एंजाइम रिकॉम्बिनेज किसका ये अभिक्रिया कौन सी अवस्था में होती है? एनाफेज सेकंड, एनाफेज फर्स्ट और पेकाइटिन में।
तो अब यहाँ पे पेकाइटिन आएगा। पेकाइटिन में रिकॉम्बिनेस एक्टिव होता है पेकाइटिन। सेंट्रोमियर पृथक नहीं होते किंतु क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। ऐसा एनाफेज में होता है। तो एनाफेज फर्स्ट या एनाफेज सेकेंड, तो यहाँ पे आपके आ जाएगा एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में सेंट्रोमियर पृथक नहीं होता किंतु क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों पर गति करते हैं। तो डी में आपके आ जाएगा यहाँ पे फोर्थ। ठीक है, डी में आ जाएगा आपके यहाँ पे फोर्थ। तो अब आप मैचिंग कर सकते हैं, मैच करके आप बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या आपका आंसर आने वाला है। तो अब यहाँ पे ए में आ रहा है सेकंड, ए में आ रहा है सेकंड, और बी में आ रहा है आपके थर्ड, सी में आ रहा है आपके फिफ्थ, और डी में आ रहा है आपके फोर्थ। तो आपकी मैचिंग यहाँ पे थर्ड से हो रही है, तो थर्ड आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, अर्धसूत्री विभाजन की घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर किस तरह से अर्धसूत्री विभाजन की सही घटनाएं इनको आपको व्यवस्थित करना है। जीन विनिमय कब होता है, सूत्र युग्मन, काइज मेटाकांत और केंद्रीय अदृश्य होना। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है सूत्र युग्मन, सबसे पहले होगा सूत्र युग्मन, फिर उसके बाद में होगा जीन विनिमय। जीन विनिमय पहले होगा सूत्र युग्मन बी, फिर उसके बाद में होगा जीन विनिमय, फिर उसके बाद में होगा काइज मेटा का अंत सी, फिर उसके बाद में होगा केंद्रिका का अदृश्य होना डी। तो बी ए सी डी इस प्रकार से ये क्रम चलेगा। पहले सूत्र युग्मन की प्रक्रिया होगी, फिर जीन विनिमय होगा, फिर काइज मेटा का अंत होगा, फिर इसके बाद में केंद्रिका अदृश्य होगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप मैच कर लीजिए। आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ए से शुरुआत हो रही है, यहाँ पे बी से, बी के बाद में सी दिया, ए है अपने हमारे पास में, तो ये भी गलत है। यहाँ पे बी फिर ए फिर डी, तो ये भी गलत है, बी ए सी डी। तो आपका आंसर आ जाएगा फोर्थ। तो देखिए ये आपके 2013 से लेकर 2015 तक के क्वेश्चंस थे, पार्ट फर्स्ट था ये आपका। और अब हम 2016 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे PYQ में पार्ट 2 के अंदर। तो अभी तक के लिए थैंक यू।